नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन। आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसका चुनाव में आपको बहुत इंतजार रहता है, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। आज की इस एपिसोड में मेहमान वो हैं जिनको मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि हेवी वेट पॉलिटिशियन है, भारी भरकम है और हरियाणा की राजनीति में इनकी बड़ी चर्चा रहती है। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको कांग्रेस में पता है कि कई सारे गोत्र हैं, तो शैलजा गोत्र के जबरदस्त सिपाही हैं और असंध से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के सिंबल पे। अब इतना कहने के बाद तो आप समझ गए होंगे मैं शमशेर सिंह गोगी साहब की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है। तो वक्त, हालात, मौसम कैसा है इधर? सब कुछ फेवर में, बाबा की फुल कृपा है। मतलब बाबा की कृपा तो है, शैलजा जी की और हुड्डा साहब की कृपा है कि नहीं है? जनता की जब कृपा है तो शैलजा जी और हुड्डा साहब जनता से बाहर थोड़ी, वो भी जनता में ही है। आपकी मैडम शैलजा जी आजकल दिख नहीं रही हैं हरियाणा में, तो मैंने कहा गोगी साहब से ही पूछता हूँ कहाँ गई हुई हैं, कहाँ हैं? आप 30 तारीख को यहाँ आ जाना, मैं आपको शैलजा जी से मिलवा दूँ। अच्छा, मतलब आने वाली हैं। तो अभी गायब कहाँ है? मतलब नहीं, पूरे हरियाणा में वो घूम रही हैं। आज भी वो बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए गए। मेरे ख्याल में हिसार में थी। मेरे को बहुत सारे लोगों का जो यहाँ आए हुए हैं उन्होंने कहा जी फोन आया है, भागा तुम अपना यहाँ काम करो, 30 तारीख को यही मिलेंगे। ठीक। ये बीजेपी वाले लोग आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं बताइए कांग्रेस के लोग अपने दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर पाते, दलितों पे ये अत्याचार हो रहा है, बताइए आप उस कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं जहाँ दलितों का कदर नहीं। पहले आपने देखा अशोक तंवर साहब का कदर नहीं, शैलजा जी का कदर नहीं। लेकिन बीजेपी वालों को मेरे ख्याल में ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना घर देखो उनका। कल योगी आदित्यनाथ जी असंध में आए थे, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं थी। खट्टर साहब हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी, और करनाल बैकड्रॉप पे उसकी फोटो नहीं थी। करनाल से एमपी भी है, मंत्री हैं कैबिनेट की, मंत्री भी है, एमपी भी है, मंत्री भी है। तो इसके बावजूद भी हालात क्या है। लेकिन हम बीजेपी वालों की तरह आईटी सेल के सहारे से इलेक्शन नहीं लड़ते। हम जनता से अपना जो प्यार देते हैं उसी प्यार को वापस लेके इलेक्शन लड़ते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शैलजा जी का स्वागत है, वहां घुटन महसूस कर रही हैं, बीजेपी में आ जाए। देखिए किरण चौधरी एमपी भी हो गई राज्यसभा में। शैलजा जी को सुसाइड नहीं करना है, वो कांग्रेस में रहेगी और कांग्रेस की बहुत हैवी वेट नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है वो, और सबसे बड़ी नेता बनेगी आने वाले। ठीक है, तो शैलजा जी 30 तारीख को आ रही है, मतलब हरियाणा आ गई हैं? बिल्कुल, असंध में आ रही हैं। असंध आ रही हैं 30 तारीख को, और बाकी हरियाणा में घूम रही हैं। बिल्कुल। तो मतलब चूंकि इधर 2-3 दिन से आप तो देख रहे होंगे ना, लगातार चल रहा है कि शैलजा जी कहाँ हैं, शैलजा जी कहाँ हैं। तो मैंने फुर्सत निकाला, एकदम दिल्ली से गाड़ी निकाली कि गोगी जी से पता चलेगा कि शैलजा जी कहाँ हैं। मैं तो अपने इलेक्शन में बिजी हूँ, लेकिन मैंने बात की तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए, जो मतलब पत्रकार भी आए पूछने के लिए। मैं कहा भाई दुनिया पलट सकती है लेकिन शैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ सकती, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकती। चलिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत हवा में है, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्या आ गई कि उनको लग रहा है कि सारे वोट जो है वो मतलब कांग्रेस के हो गए। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। ये मुगालते में ना रहे बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले लोग। अब ऐसे है, देखो टाइम काटने के लिए कुछ ना कुछ नैरेटिव तो बनाना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी ने इतना ही अच्छा काम किया है तो विकास गिना दें। कल योगी आदित्यनाथ जी असंध में कह गए हैं, बटोगे तो कटोगे। बताओ कौन सी मार काट हो रही है यहाँ। मानसिकता से ही आप हिसाब लगा लो
कि क्या मानसिकता है इन लोगों ने समाज को, भाईचारे को बिगाड़ने के अलावा पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है। अगर विकास किया होता तो विकास के नाम पे वोट मांग लेते। यहाँ पे अमित शाह जी आए थे मिंदरगढ़ में, वो कह रहे थे मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। कौन कर रहा है यहाँ? किसी ने मांगा है? लेकिन एक ऐसी बात कहनी है जिससे समाज के अंदर नफरत फैले, समाज के अंदर बंटवारा हो, और उससे ये तो सगे दो भाइयों को लड़ा के, बाप बेटे को लड़ा के भी वोट ले सकते हैं। इसका निचले स्तर का कोई पता नहीं है कहाँ है, अताल पताल का नहीं बीजेपी का पता, ऊपर का काम ये करते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में पिछले 10 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी, पारदर्शिता, ईमानदारी, सुशासन रहा है। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों का सामान, पिछड़ों का अधिकार, बिना खर्ची पर्ची वाले। आजकल आप लोग सब कोटा बांट रहे हैं नौकरियों की। अब देखो ऐसे है, अगर उनको झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ अगर पिछले 10 साल में किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का हुआ है। सारी तो बीजेपी के दफ्तर बन गए, पता नहीं गेहूं बेच के, जीरी बेच के पैसे ले आए होंगे। पट्टी कल्याणा में ही एक आरएसएस का ऑफिस बना है, कितने 100 करोड़ रुपया लगा है वहां, वो कहां से आया? आप करनाल की मंडी में चले जाओ, इलेक्शन का टाइम है, और आप धीरे धीरे पूछना उनसे भी किस आड़ती से कितने पैसे लिए, बाकी तो छोड़ दो, तरावड़ी और करनाल ही बहुत है। 735 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के करनाल में आए। अगर आप पूरी इंक्वायरी करा के 35 करोड़ ही साबित कर दो तो जो सजा बीजेपी देगी मैं लेने को तैयार हूं। मैंने विधानसभा में खट्टर साहब को कहा था, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, बल्कि फ्लोर पे वादा किया था कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, आज तक नहीं हुई, लेकिन अब होगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता ने फैसला कर लिया है, और उस सरकार में अगर मेरा हिस्सा हुआ तो इंक्वायरी जरूर होगी। 735 करोड़ जनता का है, किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये जो आप चार्जेस लगा रहे हैं, करप्शन के चार्जेस जो लगा रहे हैं आप, है ना, तो ये चुनावी मौसम वाले चार्जेस हैं, ऑपोजिशन वाले चार्जेस हैं, या उसका कोई एविडेंस भी है आपके पास? मेरे पास एविडेंस है, और मैंने विधानसभा में फ्लोर पे 27 फरवरी को ये लगाया था, और ये भी खट्टर साहब को कह दिया था भी जब ये इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तुम यहाँ नहीं होगे। वो 11 दिन बाद ही चला गया, मैं क्या करूँ? तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी इंक्वायरी होगी? 100% मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मेरी कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज है, आरएसएस के दफ्तर की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। 1 साल पहले कंप्लेंट की थी कि पैसा कहाँ से आया, किस खाते में आया। एक माधवी ऐसा कोई एनजीओ बना के उसके नाम से बना रही है, आरएसएस का अपना खाता ही नहीं है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसा काम तो कोई ऐसा काम ऐसी पार्टी करती है या कोई ऐसी संस्था करती है जिसने देशद्रोह करना हो। जो देश भगत है वो तो रजिस्टर्ड है। आपने अभी ये कहा कि सरकार आई और उसमें अगर मेरा कोई रोल रहा या मेरी कोई भूमिका रही, ये समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि आपकी भूमिका से क्या संदर्भ है। मेरी भूमिका तो सरकार में रहेगी। मैंने ये कहा कि अगर सरकार आई, आज मैं कह दूं भाई रिजल्ट ये आएगा, अब मैं बीजेपी का आदमी तो हूं नहीं भी कह दूं 75 पार आएगी। बीजेपी वाले इस तरह के नरेटिव बनाते हैं, जैसे अब कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। मैं कहा दूसरी बार कब बनी थी वो दिखाओ। 40 सीट आई थी, जनता ने तो नकार दिया था। लूट गठबंधन की सरकार बनी थी। तो आप भी तो कह रहे हैं ना कि लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे, तो आप लोग भी तो कह ही रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं जब उनकी 10 आई तब उनकी 40 आई, अब उनकी 5 आई है,
तो 20 से नीचे आएंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। कितनी कितनी आ जाएंगी? मैं कहता हूँ बीजेपी को कितनी आएंगी? मैं कहता हूँ भाई 20 नहीं हो सकती, 19 हो सकती। कांग्रेस को? कांग्रेस के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। मतलब कितना? 65 पार, 55 पिछली- पार, 75 पार, 85 पार, 95, 90 पार, यमुना पार। यमुना पार तो बीजेपी जा चुकी है, तभी योगी को लेके आई। योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए बुलाया गया है ना, अपने सहारे से जो ना चल सके उसको बसाखियों की जरूरत पड़ती है। तो बीजेपी 20 के नीचे, आपको मैंने बता दिया। कांग्रेस कितना के ऊपर? पीछे आज तक का कांग्रेस का 67 का रिकॉर्ड है, वो ध्वस्त होगा। तो मतलब 70 पार। मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कहा पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। अरे तो पिछला 67 है, आप तो उसको 67, 68 होगा, 68 होगा, 69 होगा, 70 होगा। बीजेपी वाले भी पिछली बार 75 पार कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि ये जो जनता है, इन्होंने एक रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल के टाइम में भी बनाया था 85 का, क्या पता क्या कर दे जनता। अच्छा, मतलब 85 पार भी हो सकता है। जनता जनार्दन है, जनार्दन है, भगवान है। बगल में देख लीजिए पंजाब और दिल्ली है, वहाँ क्या हालत हुई है। अभी आप अगला इलेक्शन आएगा उल्टा हो जाएगा। समझा नहीं मैं। पंजाब में जिस दिन इलेक्शन होगा, अच्छा, आप पंजाब के बारे में कह रहे हैं? आप कह रहे हो ना मुझे पंजाब। लगा हरियाणा के कह रहे हैं। हरियाणा में तो हो चुका मामला, अच्छा, यहाँ तो सिर्फ अब मोहर लगनी 8 तारीख। ये सुना नौकरी वोकरी अभी सरकार आई नहीं, आप लोग बांटना शुरू कर दिए। बड़ा वीडियो देख रहा था मैं अभी रास्ते में आपका भी चल रहा है भाषण कि इतना का कोटा आ जाएगा, इतना मिल जाएगा। उधर नीरज शर्मा, उधर कुलदीप शर्मा, ये सब के सब नौकरी अभी से बांट रहे हैं। मैंने तो खैर कोटा दिया, लेकिन मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। लेकिन मैं इसके पक्ष में जरूर हूँ कि मेरा हल्का जो असंध है, असंध जो है एक बैकवर्ड एरिया के तौर पे आज तक इसके साथ दुभांत हुई है। और मैं ये दावा करता हूँ कि सरकार में आने वाले समय में असंध के साथ दुभांत नहीं होगी। देखो, सरकार जिस तरीके से भी चलेगी, यहाँ के भी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो वो बातें जो हैं वो जरूर होंगी। सरकार पहले जब भी सरकार चली है, चाहे सिरसा चली, चाहे हिसार चली, चाहे कहीं और चली, चाहे रोहतक चली, बोलिए मत, 10 साल चली रोहतक, जहां भी चली, 10 साल चली अब करनाल। मतलब वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मतलब समझा नहीं मैं। अब 90 के 90 लोगों को। गोगी साहब, आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट मत समझिएगा, मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ, तो मुझे खुल के बताइएगा कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो 90 आदमी है, तो 90 आदमियों को जो विकास का काम है वो बराबर होगा। विकास में नौकरी भी है, सब कुछ है उसमें, रोजगार उसी में आता है। रोजगार हो या कोई भी विकास का कार्य हो, कोई मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बनाना हो, जैसे संध को जिला ही बनाना है, सबसे बड़ा विकास का कार्य है। एक मेरी तमन्ना है कि संध के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, ताकि हमारे बच्चे भी ओलंपिक में, हम जरा टीवी पे बैठ के देख सके भी हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मैं एक बार समझ आ रहा हूँ, मैं असंध पे भी आ रहा हूँ, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। तो मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 90 हल्के हैं, तो 2 लाख नौकरी है, तो डिवाइडेड बाय 90, तो इतना 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 सबको मिल जाएगा। ये तो साहब आप कुछ भी कह सकते हो, ये तो जो आप लोग कह रहे हैं, हमने तो कहा ही repeat नहीं। कह हम रहा तो हूं। ये कह रहे हैं कि एक विकास का जो काम होगा वो प्रतिभा के हिसाब से होगा, योग्यता के हिसाब से होगा। लेकिन हमारी योग्यता को कोई इग्नोर करेगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, असंध का दर्द क्या है और असंध में चैलेंजेस क्या है आपके सामने? असंध का सबसे बड़ा दर्द है असंध को जिला बनाना, और एक हमारे ऊपर टोल टैक्स लगा रखे है प्योंत में, असंध करनाल के बीच में। आज के दिन जजिया टैक्स है हमारे ऊपर। असंध से हेडक्वार्टर करनाल जाना होता है, डीसी एसपी सारे हेडक्वार्टर वहाँ हैं।
तो हर रोज 200 रुपए का भुगतान करो और फिर जाओ। तो ये सिंगल रोड है, इलीगल है वो। मैंने गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखी, कहते बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन हमारा तो काम नहीं किया उसने संध वालों का। जवाब आया भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पे वन वे ट्रैफिक होती है टोल उस पर लगता है, सिंगल रोड पे कहीं लगता ही नहीं है। और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में, एक सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन के बीच। अगर लगाना था तो जींद से आगे तक वो सड़क जाती है, जींद बॉर्डर पे लगता। तो ये इस तरह की स्पोर्ट्स कॉलेज मेरी तमन्ना है। हेल्थ और एजुकेशन बर्बाद है बिल्कुल। एक जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैं चाहता हूँ कि संघ के अंदर डेवलप हो, तो यहाँ के लोगों को जो रिफाइनरी का, एंसिलरी का भी बोझ उठा सकती है, तो फिर हमारे लोगों को काम धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उससे मतलब संघ के लोगों को भी अपना प्रोग्रेस करने का टाइम मिलेगा। हमारा तो ऐसा एरिया है कि सबसे बाद में सब डिवीजन बनी, सबसे बाद में तहसील बनी। ये तो मेरे पैदा होने के बाद की बातें बता रहा हूँ मैं। अब मेरी तमन्ना है भी असंध को भी उतने ही लोग जाने जितने किसी चीफ मिनिस्टर बने हुए के हल्के को जाने। असंध उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। 2019 में असंध से एक सीट कांग्रेस की झोली में गई। अब 2024 है, असंध में फिर बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिले राम शर्मा है, ये है वो है, जो कैंडिडेट हैं सबके सब खड़े हैं। आपका कंपटीशन या आपके सामने कौन खड़ा है? मेरे साथ जनता खड़ी है, और जनता के सामने कोई खड़ा हो सकता है? लोकतंत्र है ये। कांग्रेस का या गोगी साहब का मुकाबला किसके साथ है? मैं कहता हूँ आपको जनता से किसी का मुकाबला होता ही नहीं कभी। लोकतंत्र में जनता से कोई नहीं भिड़ सकता, और मेरा इलेक्शन जनता लड़ रही है। आपने माहौल देख लिया, आते जाते पूछते हुए चले जाना। एक असंध में जब आप घूमिए तो सड़कों को लेकर करके लोगों में बहुत गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और दर्द भी है। आप चाहे पुंडरी की तरफ से आ जाएं, आप चाहे कैथल कलायत की तरफ से आ जाएं या पानीपत की तरफ से आ जाएं, जो सड़कों की हालत है, आप तो इसी इलाके में घूमते हैं तो आपको पता होगा। नहीं, बहुत सारी सड़कें हैं जिनके टेंडर हो गए, 4 संहिता की वजह से रुके हैं। तो 2-3 ऐसी सड़कें हैं जो मेन, जिसकी आप पुंडरी वाली की बात कर रहे हैं, वो 33 फुट की सड़क बननी है, 10 मीटर। लेकिन वो मैंने विधानसभा में सवाल उठा दिया और वो मंजूर होगी। वो बीजेपी के जो लोकल नेता थे, जो आजकल इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी वीडियो भी चल रही, वो चाहते ही नहीं कि वो बने, तो उन्होंने वो रुकवा के रखी। अब 8 तारीख के बाद मौसम बदल जाएगा, जिस दिन मौसम बदल जाएगा सड़क भी बदल जाएगी। तो आपको मतलब लगता है कि 8 के बाद मौसम बदल जाएगा? 100% बदल जाएगा। पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या होगी? करनाल में कांग्रेस हाथ का पंजा सब। आप टिमटिमाते हुए अकेले थे 2019 में। अब की बार 5 में परमेश्वर 5 के 5 होंगे। 5 के। ठीक है, तो जो आपने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद मौसम बदल जाएगा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को 11-12 बजते लड्डू खाने आप आ गोगी सकते साहब के यहाँ ही आना है या कहीं अड़ोस पड़ोस भी देखना पड़ेगा? आप सीधे यहीं आओ। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है कि लड्डू का ऑर्डर पहले दे दिया जाए? नहीं, लड्डू तो हम अब भी खिला सकते हैं आपको, डेली काम है। अभी मेरे को तोला है इन्होंने लड्डुओं से, अभी भी 1.5 क्विंटल में काम चले। तो सब जनता नहीं खाने। तो मतलब लड्डू 8 तारीख को हम लड्डुओं के सहारे से इलेक्शन लड़ते हैं, अदरवाइज चीजों के सहारे से नहीं लड़ते। तो तय है 8 तय है? बाबा की फुल कृपा है। और शैलजा जी से बात हो रही है? बिल्कुल, मेरी तो रोज होती है।
मतलब आपकी होती है ना, हरियाणा वालों की भी हो जाए ताकि बीजेपी वालों को कुछ कहने सुनने का ना रहे। अब मैं फोन करता हूँ मेरी हो जाती है, जो फोन नहीं करते उनकी कैसे होगी? तो ये आपने बाकी हुड्डा साहब को, नायब सैनी साहब को, इन लोगों को नहीं बताया कि आप लोग भी फोन करो? नायब सैनी कौन है? वो तो बीजेपी का आदमी है, बड़ी मुश्किल से सीट मिली है बेचारे। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक हाँ। मुख्यमंत्री है, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। अब तो विधानसभा भंग हो चुकी है, इसीलिए कह रहा हूँ कार्यवाहक कार्यवाहक भी नहीं रह सकता, गवर्नर रूल होना चाहिए। होना चाहिए ना, जब तक नहीं दूसरी वो तो सरकार सिर्फ चुन के उन्होंने नहीं आती है, इलेक्शन, तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। संविधान की सारी परंपराएं तोड़ने का ठेका बीजेपी के पास है। अब विधानसभा ही भंग होगी, एमएलए ही नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री कहां से? चलिए, शमशेर सिंह होगी तो 30 तारीख को शैलजा जी आपके इलाके में आ रही है। हाँ जी, 30 तारीख को शैलजा जी आपके इलाके में आ रही है। हाँ, अगर कोई मतलब एक आधा दिन आगे पीछे कोई एडजस्टमेंट में नहीं हुआ तो 30 तारीख की लगभग तय है। लगभग तय है। तो सिर्फ आपके यहाँ आएंगी या पूरे हरियाणा में? जो बुलाएगा उसी के यहाँ जाएंगे। कितने लोग बुलाने वाले हैं? सब बुला सकते हैं, सबको अधिकार है, कांग्रेस की नेता है वो, और कोई भी कांग्रेस का वो ऐसी नेता है जो हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट मानती है, जो हाथ का पंजे को कैंडिडेट मानता है वो बुलाएगा, वो आ जाएगा। चलिए, जब आपने ये कह दिया कि 8 तारीख को मौसम बदल जाएगा, 8 अक्टूबर को, है ना, नई सरकार आपकी वाली सरकार आ जाएगी, वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा गोगी साहब? ये मैं राहुल गांधी से पूछ के बताऊंगा। तभी बात बनेगी, वही बता सकता है किसको बनाना है, तो उसी के फिट हो जाएगा। चलिए, बताओ, ये कह रहे हैं ना एमएलए बताएंगे। एमएलए भी बताएंगे, लेकिन फैसला वो तो राहुल एक गांधी, लाइन की पर्ची चली जाती है, हाई कमान जिसको कह दें। एक लाइन का रेजोल्यूशन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी और जितनी हाई कमांड, जो भी हाई कमांड है वो फैसला करेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। चाहे वो हुड्डा जी हो जाए, चाहे दीपेंद्र हो जाए, चाहे शैलजा जी हो जाए, हुड्डा जी चाहे भी गोगी जी हो कांग्रेस, जाए। देखो बीजेपी का होगा तो मुझे एतराज है, हाँ। कांग्रेस में कोई भी हो तो हुड्डा जी से मेरी बात होती रहती है, सुबह भी हुई जी। तो कांग्रेस के आदमी कोई भी बनेगा तो कांग्रेस का ही, बाहर का नहीं बनने दूंगा। वो हाई कमान तय करेगा, हाई कमांड तय करेगा, लेकिन हाई कमांड कह दे भी बाहर से ले आके करना है, जैसे मोदी जी कर देते हैं, ऐसा नहीं चलने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत मेरे को बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोगी साहब हैं और कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि लड्डू भी यहीं खाना है, और कुछ देर पहले इनको तौला है, तो लड्डुओं से तौला है तो मुझे इनका वजन पता चला, लड्डू लेके आओ। मैंने कहा कि ये हैवी वेट पॉलिटिशियन है, तो 1.5 टन वजन आया लड्डू से तौलने में, और बाद बाकी कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर 1.5 टन नहीं, 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल टन तो ज्यादा हो जाएगा, 1.5 क्विंटल, टन नहीं, 1.5 क्विंटल। बाद बाकी 8 अक्टूबर को 11-12 बजते बजते समझ में आ जाएगा कि मौसम क्या है, किधर है, कैसा है। बाद बाकी आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे, पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है, और लड्डू जहां बटेगा वहीं चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।